बीए थर्ड ईयर में आज हम जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को जानेंगे। कल हमने उसकी कृतियों को देखा, उसकी जीवनी के बारे में जाना, रूसो के बारे में जाना कि रूसो एक सामान्य इच्छा का महान समर्थक विद्वान रहा है, स्वतंत्रता का समर्थक विद्वान रहा है, मानव की समानता का प्रबल समर्थक रहा है। उसी रूसो के विचार आज हम विस्तार रूप में देखेंगे कि रूसो ने किस प्रकार से अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला है। रूसो जो कि जेनेवा में जिसका जन्म हुआ था, ये चीज हमने जानी है। रूसो जिसको क्या कि पेरिस जाना पड़ा, बाद में इंग्लैंड में भी रहे वो। उसने एक तरीका से मानव स्वभाव को लेकर के जो अपनी महत्वपूर्ण डिजाइन जो अकादमी थी, डिजाइन के लिए जो उसने अपने जो दो निबंध लिखे थे, एक तो विज्ञान और कला की उन्नति ने मानव का विकास किया है या पतन किया है, एक तो ये निबंध था। एक निबंध था असमानता की उत्पत्ति और उसकी आधारशिला। तो इन दो निबंधों में रूसो ने पाया कि मानव जो स्वभाव है वो एक तरीका से न तो हॉब्स की तरह क्रूर हिंसक अत्याचारी है और ना ही लॉक की तरह शांत प्रवृत्ति का है। उसने मानव स्वभाव को लेकर के बहुत ही अच्छी तरीका से बताया है कि मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था में जो मानव स्वभाव था वो इन दो निबंधों के आधार पर उसने मानव स्वभाव की व्याख्या की है और बताया है कि मानव का स्वभाव जो हॉब्स जिसने बताया कि मानव स्वभाव क्रूर था, हिंसक था, अत्याचारी था, युद्धों में रत रहने वाला व्यक्ति था। यदि मानव इस तरीका के स्वभाव का होता तो रूसो कह रहा है कि मानव सभ्यता दो पीढ़ी से ज्यादा नहीं आगे बढ़ती, यानी दो पीढ़ियों के बाद मानव सभ्यता खत्म हो गई होती। और आज जो इतनी उन्नति की है, आगे इतनी वृद्धि हुई है, आगे मानव सभ्यता इतनी लंबे आगे बढ़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव सभ्यता हिंसक और क्रूर और अत्याचारी नहीं थी। यदि ऐसा होता तो युद्धों के कारण मानव बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता, मानव सभ्यता बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। तो इस आधार पर उसने बताया है कि मानव हॉब्स की तरह निरंकुश पाशविक जंगली नहीं, निरंकुश नहीं था, पाशविक नहीं था। दूसरी उसने लॉक के बारे में बताया है कि लॉक जिसने बताया है कि मानव का जो स्वभाव है वो बिल्कुल शांत था, सद्भाव की अवस्था थी, ऐसा भी नहीं था। उसने मानव स्वभाव के लिए बताया है कि मानव जो स्वभाव था वो एक तरीका से बिल्कुल उत्कृष्ट जंगलीपन का स्वभाव था। मानव का स्वभाव पशुओं के जैसा था, पशु प्रवृत्ति मानव में थी, पशुओं के जैसा उसका जीवन था। एक तरीका से यूं कहें कि जंगलीपन की अवस्था थी, जिसको उसने सोवल ये नाम दिया है, नोबल सोवेज। नोबल सोवेज का मतलब होता है आदर्श जंगली, उत्कृष्ट बर्बर। क्या होता है उत्कृष्ट बर्बर? दोबारा देखें तो उसने जो मानव स्वभाव के लिए बताया है कि मानव स्वभाव न तो हॉब्स की तरह था न लॉक की तरह था। मानव जो स्वभाव था वो एक तरीका से कैसा था, जंगलीपन की अवस्था थी, पशुओं जैसा स्वभाव था, एकांकीपन था, पशु जैसी प्रवृत्ति मानव में थी। इसको नाम दिया है उत्कृष्ट जंगली अवस्था माना है और इसको आदर्श बर्बर माना है। आदर्श इसलिए माना है क्योंकि इसमें क्या है, भेदभाव नहीं था, समानता थी, इसलिए इसको आदर्श माना है। ऊंच नीच का, अपने पराये का, तेरे मेरे का कोई अंतर नहीं था, इसलिए इसको नाम दे दिया आदर्श, आइडियल, अच्छी अवस्था माना है, आदर्श अवस्था माना है। और बर्बर इसलिए माना है क्योंकि उस समय क्या है कि जो आज जो सभ्यता हम देख रहे हैं, आज इतनी उन्नति विज्ञान ने की है, ऐसी उन्नति नहीं थी, इसलिए क्या है उसको नाम दे दिया, ये बर्बर थी, जंगलीपन की अवस्था थी। तो ये जंगलीपन था। जिस तरीका से आज हम आदिम मानव की बात करते हैं कि आदिम मानव जो था उसमें व्यक्ति जंगलों में रहता था, कंदमूल फल खाता था, उसकी जो इच्छाएं थी बहुत सीमित थी, न तो उसका अपना कोई निजी घर था, न कोई परिवार था, न कोई संपत्ति थी। तो व्यक्ति बड़ा सुखी था, संतुष्ट था और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं थी। तो उसका जो जीवन जो था ना वो
रूसो के अनुसार वो कैसा था, बिल्कुल आदर्श बर्बर था, जंगलीपन की अवस्था थी, अपने पराये की तेरे मेरे की कोई भावना उस समय नहीं थी। व्यक्ति थोड़े में कम में संतुष्ट रहने वाला एक प्राणी था, जीव था, जिसको उसने बताया है कि मानव का जो स्वभाव था बिल्कुल पशु की तरह एकांकी में रहने वाला, जंगलीपन की अवस्था थी, समानता की अवस्था थी, और कोई भेदभाव मानव मानव में नहीं था। तो ये अवस्था क्या नाम दिया है, आदर्श बर्बर नाम दिया है। अब बात दूसरी हम करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। तो प्राकृतिक अवस्था सीधी सी बात है कि जैसा आदर्श स्वभाव व्यक्ति का था और बर्बर या जंगलीपन की अवस्था थी, उसी प्रकार की आदर्श जो अवस्था जो थी, ऐसी ही प्राकृतिक अवस्था रही होगी। जैसा व्यक्ति का स्वभाव था ऐसी ही व्यक्ति की अवस्था रही होगी। तो प्राकृतिक जो अवस्था थी, धीरे धीरे क्या है कि जो जंगलीपन की अवस्था थी, जो प्रारंभ में व्यक्ति क्या है कि पशुओं की तरह जीवन जीता था, धीरे धीरे उसके मन में एक विचार, वो रूसो ये कह रहा है कि एक विचार ये आया कि जिस जमीन पर मैं रह रहा हूँ, यदि वो जमीन जंगल यदि मेरा हो जाता है तो आगे आने वाली पीढ़ी को, मेरी संतान को और संपत्ति अर्जित करने के लिए या जमीन के लिए हड़पना, जमीन के लिए भटकना नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति में ये भाव पैदा हुई कि ये जो संपत्ति है वो मेरी हो जाए। कहने का मतलब ये है, तो प्रारंभिक जो मनुष्य था उसमें संपत्ति की लालसा नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, उन्नति होती गई, विकास होता गया, व्यक्ति ने अपना एक निवास स्थान बना लिया, निश्चित स्थान पर रहने लग गया और खेती भूमि स्थायी हो गई। तो उसमें ये भाव पैदा हुए कि ये जमीन का टुकड़ा यदि मेरा हो जाता है, भूमि जिस पर मैं रह रहा हूँ यदि वो मेरी हो जाती है, तो क्या है कि आगे आने वाली पीढ़ी को भटकना नहीं पड़ेगा। तो जो धूर्त लोग थे, चालाक लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, जमीन को अपना मान लिया, अपना घेर लिया, और दूसरे लोगों ने उनकी बात को ये स्वीकार भी कर लिया। तो जमीन को घेरना शुरू कर दिया लोगों ने, और दूसरे लोगों को या तो जमीन नहीं मिली या मिली तो कम उपजाऊ मिली। तो जो ताकतवर लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा संपत्ति को अर्जित कर लिया, जमीन को घेर लिया, अपनी बना लिया, और दूसरे लोगों को या तो संपत्ति जमीन नहीं मिली या मिली तो कम उपजाऊ मिली। तो इस तरीका से जो प्राकृतिक जो सुख शांति थी, या जो मानव में जो प्राकृतिक अवस्था थी, शांति की अवस्था थी, वो धीरे धीरे कैसी हो गई, नष्ट हो गई। रूसो ये कह रहा है कि जैसे ही व्यक्ति में संपत्ति रूपी सर्प का उदय हुआ, संपत्ति रूपी सर्प से मतलब क्या है, जैसे ही व्यक्ति में स्वार्थ की भावना का उदय हुआ, तो प्राकृतिक अवस्था थी वो प्राकृतिक अवस्था काफूर हो गई। काफूर का मतलब नष्ट हो गई। तो प्राकृतिक अवस्था नष्ट हो गई। प्राकृतिक अवस्था जो बिल्कुल शांति सद्भाव की अवस्था थी, जिसमें अपने पराये की तेरे मेरे की कोई भावना नहीं थी, लेकिन जैसे ही संपत्ति रूपी सर्प व्यक्ति के अंदर पैदा हुआ, व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जमीन मेरी हो जाती है जिस पर मैं रह रहा हूँ, तो आगे आने वाली पीढ़ी को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे ये भाव व्यक्ति में पैदा हुए, तो व्यक्ति की जो सुख शांति थी वो समाप्त हो गई। जो आदर्श अवस्था की बात बताई है यहाँ पर, उत्कृष्ट जंगलीपन की बात बताई है, जिसमें समानता की बात कह रहा है रूसो, तेरे मेरे की कोई भावना नहीं थी, अंतर नहीं था। लेकिन जैसे ही संपत्ति रूपी सर्प व्यक्ति में पैदा हुआ, स्वार्थ की भावना पैदा हुई, तो क्या हुआ, ये प्राकृतिक अवस्था नष्ट हो गई। तो आज जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आज जो सभ्यता है, आज जिस सभ्यता की बात की जा रही है, विज्ञान की बात की जा रही है कि आज विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो आज जैसी सभ्यता वाले दुर्गुण उस समय व्यक्ति में नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था में ये दुर्गुण नहीं थे। कौन से दुर्गुण, तेरे मेरे, छोटे बड़े, अपने पराये। तो संपत्ति का जो दुर्गुण आज पैदा हुआ, व्यक्ति में स्वार्थ का जो दुर्गुण पैदा हुआ, ये उस समय नहीं था। तो बता रहा है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये दुर्गुण पैदा होते चले गए, व्यक्ति ने विकास किया, उन्नति की, विज्ञान का विकास हुआ, और व्यक्ति की जो शांति की जो अवस्था थी वो नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था नष्ट हो गई। आगे बता रहा है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था की जो बात थी वो लंबे समय तक नहीं रही,
व्यक्ति ने जैसे ही संपत्ति को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपने भविष्य की बात सोचने लगा, तो व्यक्ति के लिए क्या है, जो शांति है वो नष्ट हो गई। अब व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम इस दुर्गति से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये जो भेदभाव पैदा हुआ है, ये जो अंतर पैदा हुआ है, और ये प्राकृतिक अवस्था हम दोबारा से लाना चाहते हैं, तो ये कैसे आएगी। तो अब व्यक्ति ने क्या है, क्या करना शुरू कर दिया, व्यक्ति ने ये सोचना शुरू कर दिया कि यदि हम समझौता कर लेते हैं तो हमें इससे छुटकारा मिल सकता है। तो लोगों ने क्या है कि समझौते करने की बात सोची, और ये सोचा कि यदि हम एक जगह इकट्ठे हों, लोग आपस में मिलें, समझौता करें, तो हम क्या है कि इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और फिर से सुख शांति मिल सकती है। ऐसा लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो रूसो कह रहा है कि एक अनुबंध हुआ। क्या हुआ? अनुबंध। अनुबंध से मतलब होता है समझौता हुआ। तो समझौता हुआ, उस समझौते के लिए सभी लोग क्या है कि इकट्ठे हुए, और लोगों ने इकट्ठे होकर के क्या है कि एक राज्य की, या जो कहे कि एक समाज की स्थापना की, एक सरकार की स्थापना की। तो यहाँ व्यक्ति ने मिलकर के क्या है, अपने समाज के लिए, अपनी शांति के लिए एक राज्य बना दिया, एक सरकार बना दी। तो ऐसा उसका मानना है कि एक समझौता हुआ, और समझौते से व्यक्ति ने क्या है कि राज्य की, समाज की स्थापना कर दी। तो यहाँ दो रूप आ गए। यहाँ पर एक तरीका से जो समझौता हुआ है उसमें व्यक्ति के लिए मानव ने क्या है कि एक समाज बना लिया, एक समाज बना लिया, और इस तरीका से एक अनुबंध हो गया। उस अनुबंध से क्या है कि व्यक्ति ने अपने जो क्या है कि जो भी इच्छाएं थी, उसकी जो भी व्यक्तिगत इच्छाएं थी, वो एक सामान्य इच्छा में बदल गई। क्योंकि व्यक्ति, आपको पता है कि व्यक्ति का जो रूप है वो समाज का ही रूप है, यानी व्यक्ति समाज का एक सदस्य है। तो व्यक्तिगत जो इच्छाएं थी व्यक्ति की, वो अब समाज की इच्छाएं बन गई, सामूहिक इच्छाएं बन गई, ऐसा रूसो ने माना है। तो यहाँ अब हम जो समझौता हुआ है उसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि जो समझौता हुआ उस समझौते से क्या स्थापना हुई, या किस चीज की विशेषताएं वो सामने आई। तो कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ सामने आती हैं। जो समझौता हुआ उसमें पहली बात तो यहाँ सामने आ रही है कि व्यक्ति के दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तो उसका व्यक्तिगत रूप, और एक उसका सामाजिक या सामूहिक रूप। व्यक्तिगत रूप में तो यह है कि व्यक्ति समाज के लिए अपनी कुछ इच्छाओं को त्याग कर रहा है, और उसका सामूहिक रूप इसलिए है कि व्यक्ति समाज का ही सदस्य है। तो व्यक्ति ने समझौते के माध्यम से अपनी जो जो इच्छाएं समाज को दी हैं, वह समाज का सदस्य होने के नाते दोबारा उन इच्छाओं को पा लेता है। कहने का मतलब यह है, व्यक्तियों से मिलकर क्या बना है, समाज बना है, और समाज जो बना है उसमें व्यक्ति की इच्छा शामिल है, जुड़ी हुई है। तो व्यक्तियों से मिलकर के जो समाज बना है, और व्यक्ति ने समाज के लिए जो अपनी इच्छाएं त्यागी हैं, जो समर्पण किया है, त्याग किया है, तो वह त्याग व्यर्थ नहीं गया है। वह त्याग समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति उसको पुनः पा लेता है। तो जो कुछ उसने त्यागा है, छोड़ा है, उसको वह पुनः प्राप्त कर लेता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का एक सदस्य है। तो व्यक्तिगत इच्छाएं समाज में बदल गई, समाज का सदस्य व्यक्ति है, और इस आधार पर व्यक्ति उनको पुनः प्राप्त कर लेता है, ऐसा उसका मानना है। स्वतंत्रता सीमित नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता को वो देखो, सीमित नहीं बल्कि वास्तविक स्वतंत्र होने की बात कर रहा है कि हमने जो इच्छाएं त्यागी हैं उनसे हमारी स्वतंत्रता खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई हो। हमने जो त्याग किया है वो त्याग हमको क्या है कि एक तरीका से ज्यादा स्वतंत्रता दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी व्यक्तिगत इच्छा इतनी अच्छी नहीं हो, और समाज या जनहित के लिए हम क्या कि जुड़ेंगे, तो हमारी इच्छा का जो रूप है वो बड़ा हो जाएगा, समग्र हो जाएगा। तो यहाँ वो जो हमारी व्यक्तिगत इच्छा है वो समाज का सामूहिक रूप धारण कर लेगी। तो स्वतंत्रता इससे हमारी सीमित नहीं होगी, बल्कि इससे हमको क्या है कि वास्तविक स्वतंत्र होने का भाव पैदा होगा। हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि अब हम वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि समाज के हम एक उपयोगी सदस्य हैं, और समाज के सदस्य होने के नाते हमने जो कुछ खोया है वो हम पुनः प्राप्त कर लेंगे।
तो ये स्वतंत्रता सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक होने के लिए ये व्यक्ति को बाध्य किया गया है। अब ये जो राज्य बना, सरकार बनी, इससे एक नई चीज का जन्म होता है और उसका नाम है सामान्य इच्छा। क्या नाम? सामान्य इच्छा का जन्म होता है। ये सामान्य इच्छा एक ऐसी इच्छा है जो राज्य बना है, उस राज्य का निर्माण व्यक्ति ने अपने समझौते से किया है, और समझौते से जो सरकार बनी है उसमें व्यक्ति की इच्छाएं भी शामिल होगी। तो ये व्यक्ति की इच्छा से राज्य बना है, और राज्य सर्वोच्च है, संपूर्ण है, संप्रभु है, सर्वगुण संपन्न है, शक्तिशाली है। तो यह सामान्य इच्छा का निर्माण हो जाता है। तो सामान्य इच्छा व्यक्ति की जो आदर्श अच्छी इच्छा है, आदर्श इच्छा है, उनका योग होती है। तो सामान्य इच्छा के बारे में विस्तार से आगे आएगा। एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि सामान्य इच्छा क्या है, क्या विशेषता है। तो यहाँ तो इतना है कि समझौता हुआ और समझौते से एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। सामान्य जो इच्छा होती है ना, वो न्यायपूर्ण भी होती है, क्योंकि सामान्य इच्छा में सबका हित होता है। सामान्य इच्छा में अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग हो जाता है, सामूहिक रूप हो जाता है उसका। तो वो सामान्य इच्छा स्थायी होती है, न्यायपूर्ण होती है, सद्भावना की भावना होती है उसमें। तो सद अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है। सामान्य इच्छा है, सामान्य पर आधारित सामान्य की चेतना होती है। उसमें एक व्यक्ति की इच्छा को भी हो सकती है, सबकी भी हो सकती है, लेकिन उसमें हित सबका छुपा होना चाहिए, चाहे वो एक व्यक्ति की हो चाहे सबकी हो। तभी तो उसको नाम क्या दे दिया है? सामान्य इच्छा दे दिया है। अब आगे एक और बात है इसमें कि मनुष्य की स्थिति में परिवर्तन आ गया। मनुष्य की स्थिति में परिवर्तन आ गया समझौते से, कि जो व्यक्ति पहले व्यक्तिगत रूप में जो त्याग किया उसने, अब उसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया कि उसने समाज का वो सदस्य बन गया, और एक सामान्य इच्छा के रूप में एक राज्य बन गया। और व्यक्ति की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया कि व्यक्ति जो एक असभ्य था, जो व्यक्ति ने त्याग किया, जो बर्बरता थी, जंगलीपन था, वो समाप्त हो गया, और धीरे धीरे व्यक्ति में क्या है, अच्छे गुण आने लगे। ऐसा इसने माना है। तो यहाँ हमने रूसो की सामाजिक विचार देखे, समझौता सिद्धांत देखा, और उसमें एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि रूसो ने जो समझौता किया और समझौते से एक सामाजिक, एक समाज की स्थापना की है। तो ये समझौता सामाजिक है, समाज की स्थापना की गई है, इसमें एक समाज बना है, एक राजनीतिक समझौता नहीं है। तो ये क्या है कि एक समाज की स्थापना हुई, और उसमें व्यक्ति का एक तो रूप व्यक्तिगत है, एक सामूहिक है। व्यक्तिगत रूप में तो क्या है कि उसका अपना निजी जीवन है, और सामूहिक रूप में यह है कि व्यक्ति ने अपने जो भी इच्छाएं त्यागी हैं वो समाज के लिए त्यागी हैं। समाज का वो उपयोगी सदस्य है, और समाज का उपयोगी सदस्य होने के नाते व्यक्ति उनको पुनः ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ ये बात सामने आई है कि रूसो ने जो समझौता किया, उस समझौते से मानव के हित में एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, और सामान्य इच्छा सर्वोच्च है, पूर्ण है, और स्थायी भी है, और संप्रभु है। तो यहाँ हमने रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत देखा। आगे की वीडियो में उसके और विचार होंगे।